गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे प्रिय और अनुशासित छात्रों, आज के वीडियो में मैं फिर आपको 2-3 महत्वपूर्ण सवाल का हल बताऊंगा, जिसका संबंध 2 चर वाले एक घातीय समीकरण से है। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं पिछले वीडियो में बतलाया था कि किसी भी समीकरण का हल होने या हल नहीं होने या अनगिनत हल होने की 3 शर्तें होती है। आज उन्हीं शर्तों पर आधारित प्रश्न का उत्तर हम आपको सिखा रहे हैं और आज एक नई विधि से आपको प्रश्न का हल बता देंगे। एक सर y का मान निकालना वज्र गुणन खंड विधि से, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। तो हम चले आते हैं सवाल पे। कहता है निम्न समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ज्ञात करें। पहला प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y बराबर 8
तीसरा प्रश्न है, थ्री एक्स माइनस 5y बराबर 26x माइनस 10y इजकल टू 40। आप इस तीनों प्रश्न को लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए, तो हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करके आपको बताएंगे। पहले हमको पता करना है, ये पता करना है कि किसका अद्वितीय मतलब एक हल निकलेगा, मतलब x का एक मान और y का एक मान निकलेगा। ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका हल नहीं निकलेगा? न तो x का मान निकलेगा, न तो y का मान निकलेगा। और इस तीनों में ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका कि अनगिनत हल निकलेगा? और ये कहता है यदि अद्वितीय हल निकले, है ना, कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से हमको उसका हल ज्ञात करना है। तो आप पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए। तो हम पहला सवाल को ले रहे हैं, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0, ये समीकरण 2 हो गया। एक तो बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, जहाँ पर a b c d e f आपको अचर पद है। हम आपको पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं, अभी आपको इशारा के लिए बता रहे हैं। तो x के बाईं तरफ एक छिपा हुआ है, x मतलब 1x, तो ax a के जगह पर लिखा हुआ है 1 और b के जगह पर लिखा हुआ है -3 और c के जगह पर लिखा हुआ है -3। dx ey f, d के जगह पर लिखा हुआ है 3, e के जगह पर है -9 और f के जगह पर है -2। यानी कि x का जिस हिंदी वाले अंक से गुना होगा a का मान, y का जिस हिंदी वाले अंक से गुना होगा b का मान, जिसमें x y नहीं लगा रहेगा c का मान। फिर समीकरण 2 में x का जिस परिमेय या अपरिमेय संख्या से गुना होगा d का मान, y का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा e का मान, और जो अचर पद होगा जिसमें x y लगा हुआ नहीं होगा f का मान। तो a b c d e f पहले आपको छांट लेना है। अब हम सबों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब बट्टा। a बट्टा d का मान आया 1/3, a का मान 1, d का मान 3। अब निकालते हैं b बट्टा e। b का मान है -3 बट्टा e का मान है -9, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 एकांक 3, 3 तियानो कट करके आया 1/3। अब निकालते हैं c बट्टा f। तो c का मान है -3
और f का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a/d और b/e का मान बराबर है, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, ये भी 1/3, ये भी 1/3, लेकिन c और f का जो अनुपात है, c/f का जो मान है वो है 3/2, इसके बराबर नहीं है। तो चूंकि a/d बराबर b/e और ये बराबर नहीं है c/f का, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। मतलब कि ये हमारा विरोधी समीकरण है। अब विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होगा। विरोधी समीकरण है, असंगत समीकरण है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे सवाल पर जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, टू एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 हल कर रहे हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 या 2x प्लस वाई, 5 को बराबर के बाएं लाए तो -5 हो गया, तो 5 तो चला गया बाईं तरफ, दाईं तरफ कुछ नहीं बचा। ये समीकरण 1। पुनः हमको है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 या 3x प्लस 2y, 8 को बराबर के दाएं ले आए -8 हो गया, बाएं ले आए तो -8 हो गया, दाएं कुछ नहीं बचा, 0 बचा, और ये हमको हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये मेरा समीकरण 1 है। y के बाईं तरफ एक छिपा हुआ है, तो x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा a का मान, y का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा b का मान, जिसमें x y लगा हुआ नहीं होगा c का मान। तो हमको a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 1 और c का मान आ गया -5। इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए, हम जब नोट करने के लिए बोलेंगे तब आप नोट कीजिएगा। समीकरण 2 है मेरा, समीकरण 2 है मेरा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये है मेरा समीकरण 2। तो x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा d का मान, y का गुना हो रहा है 2 से ये e का मान, और इसमें ये अचर पद है, इसमें x y लगा हुआ नहीं है, f का मान। तो d का मान हमको आया 3, e का मान आया 2 और f का मान आ गया -8।
अब हम निकालते हैं ए अनुपात मतलब बट्टा डी। तो ए का मान है 2 और डी का मान है 3। फिर निकालते हैं बी बट्टा ई। बी का मान है 1 और ई का मान है 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बट्टा डी का मान बी बट्टा ई के मान के बराबर नहीं है। ए बट्टा डी का मान है 2/3 और बी बट्टा ई का मान है 1/2। चूंकि ए बट्टा डी बराबर नहीं है बी बट्टा ई का, तो ये हो गया अविरोधी समीकरण। तो अविरोधी समीकरण हो गया, तो है ना, तो अविरोधी मतलब संगत समीकरण। तो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक और केवल एक। अद्वितीय मतलब एक हल होगा। इतना काम आप कर लीजिए। तो हमको प्रश्न में कहता है कि यदि अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि से हमको उसका हल निकालना है। x और y के मान को निकालना है हमको वज्र गुणन विधि से। हमको प्रश्न में कह रहा है हमको वज्र गुणन विधि से हल निकालना है। तो हमको a का मान आया है 2, हमको b का मान आया है 1, c का मान आया है -5, d का मान आया है 3, e का मान आया है 2 और f का मान आया है -8। तो वज्र गुणन विधि से होता है x बराबर BF माइनस CE बट्टा AE माइनस BD। तो हो गया B गुना F माइनस C गुना E बट्टा A गुना E माइनस B गुना D। B का मान है 1 गुना F का मान है -8 माइनस C का मान है -5 और E का मान है 2 बट्टा A का मान है 2 गुना E का मान है 2 माइनस B का मान है 1 गुना D का मान है 3। तो 1 को -8 से गुना किए -8 हुआ, माइनस -5 को 2 से गुना किए तो -10 हो गया,
2 दूनी 4 घटाओ 3 एकांक 3, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया और 10 में 8 गया तो 2, मतलब कि हमको x का मान आ गया 2। इसको हल कर लीजिए आप। अब हम y का मान निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। वज्र गुणन विधि से हल कहेगा तो आप a b c d e f छांट करके और ये फार्मूला आप लगाइएगा x का मान निकालने के लिए, और y का मान निकालने के लिए आप फिर लगाइएगा फार्मूला। y बराबर सी डी माइनस ए एफ बट्टा ए ई माइनस बी डी। सी डी मतलब हुआ सी गुना डी माइनस ए एफ मतलब हुआ ए गुना एफ, ए ई मतलब ए गुना ई माइनस बी डी मतलब बी गुना डी। सी का मान दिया हुआ है -5, डी का मान दिया हुआ है 3, ए का मान है 2 और एफ का मान है -8। ए का मान है 2 और ई का भी मान है 2, बी का मान है 1 और डी का मान है 3। तो माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15, प्लस माइनस माइनस 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 घटाओ 3, तो -15 और माइनस माइनस हो गया +16 बट्टा 1। 16 में 15 घट गया तो 1, तो हमको y का हल आ गया हमको 1। तो क्या हल आ गया, x का हल आया 2 और y का हल आया 1, और ये हमारा हो गया आंसर। अब स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको ये विधि आसान जान पड़े तो परीक्षा में यदि प्लेन भाषा में कहेगा हल निकालें तो आप वज्र गुणन विधि से भी हल निकाल सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से छांट लीजिएगा। x का मान निकालने के लिए ये फार्मूला लगाइएगा, y का मान निकालने के लिए ये फार्मूला लगाइएगा। उसको जो है सो आराम से फिर हल कर दीजिएगा, आपको x y का मान निकल जाएगा। और नहीं तो हम तो आपको बताए हुए हैं कि आपको सबसे आसान होगा विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेटिंग मेथड, वो आपको बहुत आसान पड़ेगा। इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटाएंगे, आगे के प्रश्न पर जाएंगे। ये x का मान और y का मान, इसको आप 5-10 बार लिख करके कंठस्थ कर लीजिएगा। ऐसे हम आपको मॉडल सेट देंगे तो 2 सेट देंगे केवल फार्मूला का ही, और उसको मिटा करके अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमको और टेस्ट करना है।
मेरा तीसरा प्रश्न था 3x माइनस 5y इजकल टू 20, 6x माइनस 10y इजकल टू 40। हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। 3x माइनस 5y इजकल टू 20 या 3x माइनस 5y, 20 को लाए बाएं तो माइनस 20 हो गया, इधर कुछ नहीं पढ़ा। इसको पढ़ेंगे ax by f। a के जगह पर 3 है, b के जगह पर -5 है और c के जगह पर 20 है। ये मेरा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y इजकल टू 40। तो इसको भी हम 40 को ले आए बाईं तरफ, -40 हो गया तो कुछ नहीं बचा। तो इसको पढ़ेंगे dx ey f। d की जगह पर है 6, e की जगह पर है 10 और f के जगह पर है 40। तो हमको a का मान आ गया 3, b का मान आ गया -5, c का मान आ गया -20, d का मान आया 6, e का मान आया -10 और f का मान आया हमको -40। अब हम अनुपात निकालते हैं। a अनुपात मतलब बट्टा d, कट रहा है काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब निकालते हैं b बट्टा e, -5 बट्टा -10, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब निकालते हैं c बट्टा f। c का मान है -20 और f का मान है -40, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसको भी काटते हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो हम क्या देख रहे हैं, a बट्टा d भी 1/2, b बट्टा e 1/2, c बट्टा f 1/2। तीनों अनुपात बराबर है। चूंकि a बट्टा d बराबर b बट्टा e बराबर c बट्टा f, तो ये जो है आपको आश्रित समीकरण हो जाएगा। संगत भी है। इसका क्या होगा ना, अनगिनत हल होगा। बस आपका हल हो गया, आप नोट कर लीजिए। हमको वज्र गुणन विधि से उसी का हल निकालना था जिसका अद्वितीय हल होता। तो इसके पहले वाला सवाल में तो हम चूँकि उसका जांच करने में आ गया था, अद्वितीय हल होगा तो x और y का मान वज्र गुणन विधि से तो निकाल दिए आपको। इसको आप नोट कर लीजिए, हम यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं आपका सवाल बन गया। इससे आगे आपको अब नहीं बढ़ना है। इसको हम मिटाते हैं।
अगला प्रश्न कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमको समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी गुना एक्स प्लस a प्लस बी गुना y बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमको शर्त क्या है? अनेक हल होंगे। टू एक्स प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण 1। a माइनस बी गुना एक्स प्लस a प्लस बी गुना y बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये समीकरण 2। आपको रफ पन्ना पर आपको मन में ये सोचना है a एक्स प्लस बी वाई बराबर c, डी एक्स प्लस ई वाई बराबर f। समीकरण 1 मेरा कहता है 2x प्लस 3y बराबर 7। x का गुणांक है 2, ये a का मान हुआ। y का गुना हो रहा है 3 से b का मान हुआ। ये अचर पद है इसमें, तो ये c का मान हो गया। तो a का मान आया 2, b का मान आया 3 और c का मान आया 7। और हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 है मेरा a माइनस बी गुना एक्स प्लस a प्लस बी गुना y बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो x का गुना हो रहा है a माइनस बी से, तक a माइनस बी हो गया d का मान, a प्लस बी का गुना हो रहा है y से, तो a प्लस बी हो गया e का मान, और 3a प्लस बी माइनस 2 ये अचर पद है, ये आपको हो गया f का मान। तो हमको d का मान आ गया a माइनस बी, e का मान आ गया हमको a प्लस बी, और f का मान आ गया हमको 3a प्लस बी माइनस 2। इस प्रश्न में शर्त दिया हुआ है अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तब a का भी मान निकालना है और b का ही मान निकालना है। हमको शर्त दिया हुआ है अनेक हल
होंगे, अर्थात ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ए बराबर सी बट्टा एफ। अनिगनत हल होगा तो यही होगा, ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ। अब हम क्या करते हैं, ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई से हम आगे बढ़ते हैं। तो ए का मान है 2 और डी का मान है ए माइनस बी बराबर बी का मान है 3 और ई का मान है ए प्लस बी। इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, 3 गुना ए माइनस बी बराबर हो गया 2 गुना ए प्लस बी। 3 गुना ए हो गया 3a, 3 गुना बी हो गया 3b, 2 गुना ए हो गया 2a प्लस 2 गुना बी हो गया 2b। तो 3a माइनस 3b, 2a को बाएं लाए तो माइनस 2a, 2b को बाएं लाए तो माइनस 2b, तो दाएं तरफ कुछ नहीं बचा। तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b बराबर हो गया 0। 3a में 2a गया तो a बचा और 3b घाटा 2b घाटा तो हो गया 5b घाटा बराबर 0। ये हुआ समीकरण 1। अब आप इतना नोट करके समीकरण 1 तक जाइए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना काम कीजिए तो आप समीकरण 1 तक जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लिए ए, ये तीनों ही बराबर है, ए बट्टा डी बराबर है बी बट्टा ई बराबर है सी बट्टा एफ, तीनों बराबर ही है। अब हम ए बट्टा डी बराबर सी बट्टा एफ लेंगे। आपको मन करे तो आप बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब ए बट्टा डी बराबर सी बट्टा एफ से, तो ए का मान है 2, डी का मान है ए माइनस बी, सी का मान है 7, एफ का मान है 3a प्लस बी माइनस 2। इसको अब क्रॉस गुना करते हैं, या 7 गुना ए माइनस बी बराबर 2 गुना 3a प्लस बी माइनस 2। या 7a माइनस 7b बराबर 3 दूना 6a प्लस 2b माइनस 2 दूना 4। 7a माइनस 7b, 6a को बराबर के बाएं लाए माइनस 6a, 2b को बराबर के बाएं लाए माइनस 2b बराबर माइनस 4। 7a में 6a घटेगा और b को लाए 20 के पास में बराबर माइनस 4। 7a में 6a चला गया, 1a बचा, 7b घाटा और 2b घाटा हो गया 9b घाटा। घाटा को माइनस से बताएंगे। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर। और समीकरण 1, 2 तो हम पहले लिए थे। ये समीकरण को 3 कीजिए
और ये समीकरण को आप 4 कीजिए, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो पहले से लिए ही हुए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल कर देंगे। हमको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 9b बराबर -4। क्या करते हैं कि घटा देते हैं, तो नीचे वाला चिन्ह चेंज कर गया, a में तो घट गया, 9b में 5b गया तो 4b बचा, इक्वल टू 4। b इक्वल टू 4, 4 गुना b इक्वल टू 4, b बराबर, ये 4 को इधर लाए तो हमको b का मान आ गया 1। अब समीकरण 3 में b बराबर 1 रखने पर a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5 गुना b बराबर 0, a माइनस b का मान b के जगह पर 1 बिठा दिए बराबर 0, a माइनस 5 बराबर 0, a बराबर -5 को इधर लाए तो +5 हो गया, तो हमको हल निकल गया। a का हल आया हमको 5 और b का हल आया हमको 1, और ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। मेरा तरीका आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इसके बाद अपने मित्रों और रिश्तेदारों में, खास करके जो मैट्रिक का परीक्षार्थी हो, उसको आप शेयर कर दीजिएगा। और 11 तारीख से मैं सेट वाला काम को शुरू कर दूंगा। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं 10 तारीख तक हमारे लिंक पर जाकर के रजिस्टर्ड हो जाइए और यूपीआई के माध्यम से हमारी मजदूरी 500 रुपया प्लीज़ भेज दीजिएगा। नोट कर लीजिए। कल के वीडियो में मैं आपको 3-4 ग्राफ बताऊंगा। ग्राफीय विधि से भी हल निकलता है, x का y का मान निकलता है ग्राफीय विधि से भी। तो कल मैं 2-3 इम्पोर्टेंट आपको ग्राफ सिखलाऊंगा और उसके बाद ये 2 चर वाला एक घातीय समीकरण समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चले जाएंगे द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण का आपको बड़े ही सरल ढंग से हम फार्मूला बतलाते हुए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न का बड़ा ही सरल आपको समाधान बताएंगे और हमारा अलजेब्रा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम मैथ के दूसरे खंड में प्रवेश कर जाएंगे। आप लोगों से निवेदन इतना ही कि 4 घंटा मैथ का प्रैक्टिस प्रतिदिन कीजिएगा, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, और पूरे 24 घंटा में 7 घंटा सोइए ज़रूर, क्योंकि सोइएगा तो आपके दिमाग को
विटामिन प्राप्त होगा, रिलैक्स महसूस होगा आपको। 2 बजे 1 बजे रात तक जगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 बजे रात के बाद याद किया हुआ चीज़ वो मेमोरी में सेफ नहीं रहता है। इसलिए आप 10:30-11 बजे तक तो सो ही जाइए, 6 घंटा 7 घंटा सोइए, फिर उठिए, फ्रेश होकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सवेरे के समय में न विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, ग्रामर हुआ, इसको कंठस्थ कीजिए। और दिन में क्या कीजिए, सवेरे में याद किए हुए प्रश्न का या जो मटेरियल आप याद किए उसको अपने मुजवानी उसको लिख डालिए। और 4 घंटा मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब 24 घंटा में कम से कम 8 घंटा, अधिक से अधिक 10 घंटा सेल्फ स्टडी आपको करना है। आप लोग स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।